फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, ये हमारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए लेक्चर होने वाला है दोस्तों। इसमें हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर करेंगे। ठीक है, ये आपका 2+1 क्रेडिट का होने वाला है और इसको कैसे हम कवर करेंगे उसके बारे में जनरल डिस्कशन करके और फिर जो है हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है आपका, टू इम्पार्ट नॉलेज ऑन सोइल जेनेसिस, बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ, अर्थात प्लांट की ग्रोथ के रिस्पेक्ट में सोइल के क्या क्या इफेक्ट हम देखेंगे, उन सभी को हमें समझना है इस लेक्चर में। और ये आपका 3 अर्थात 2+1, जिसमें 2 थ्योरी क्लास और एक आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। नाम इस कोर्स का रहने वाला है आपका फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। इसमें जो थ्योरी पोर्शन है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सोइल सोइल से क्या पढ़ना है हमें, पेडोलॉजिकल और इडेफोलॉजिकल, ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोइल की, या कहें तो इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, पेडोलॉजिकल और इडेफोलॉजिकल। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, रॉक और मिनरल्स क्या होते हैं वो देखेंगे, और वेदरिंग प्रोसेस इसमें होती है दोस्तों। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू ही सोइल बनती है, वो देखेंगे। और सिलिकेट क्ले क्या होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सोर्स ऑफ चार्ज, आयन एक्सचेंज किस प्रकार मृदा में होता है, आयन एक्सचेंज के थ्रू ही वाटर और प्लांट रूट्स ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, वो क्या है इन सब को देखेंगे। केसन क्या होता है, इन आयन एक्सचेंज क्या होती है, ये सब कैपेसिटी देखेंगे। बेस सेचुरेशंस, ठीक है, बेस सेचुरेशन में हम बफरिंग और कैपेसिटी को देखेंगे ये। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर पढ़ेंगे, पेडोजोनिक प्रोसेस, सॉइल कोलाइड्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कोलाइड्स एंड आयन एक्सचेंज इन सॉइल। तो ये सब चीज़ें जो है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आपकी सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सभी जो है हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम अपना पहला लेक्चर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस पर शुरू करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या रहेगा दोस्तों, आपके मिड टर्म के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूँगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, तो वो आपके मिड टर्म के लिए हो जाएंगे। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन आपका मेन एग्जामिनेशन जो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जिसमें हम सोइल साइंस और उसकी ब्रांचेस और इसकी आवश्यकता क्या है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसकी ज़रूरतें क्या होंगी उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप एग्रोनॉमी पढ़ो या आप सोइल साइंस पढ़ो, अगर आपको एग्रोनॉमी की क्लासेस चाहिए सेम इसी पैटर्न में, तो आपको जो है इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखना है, एग्रोनॉमी की आपको पूरी क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि सोइल आपको दिख रहा है और साथ में साइंस दिख रहा है, सॉइल अर्थात हिंदी में मृदा जिसे कहते हैं, और साइंस को हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विज्ञान कहते हैं। तो वह विज्ञान जिसमें मृदा के बारे में हम जो है विस्तृत जानकारी और उसके आयामों के बारे में डिस्कस करते हैं, उसे कहते हैं मृदा विज्ञान। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मृदा विज्ञान, इसको हम और भी एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, इसकी ब्रांचेस क्या होंगी और एग्रीकल्चर में इसकी क्या ज़रूरत है, सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा हुआ है, सोइल एंड लैंड टफ रिलेटेड आर टू डिफरेंट एंटिटीज़। ये दोनों क्या है, देखिए दोस्तों, सोइल और लैंड दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। सोइल वह प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी जहाँ करते हैं वो क्या होगा, हमारा सोइल हो गया। और लैंड जहाँ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमारे मकान घर ये सब बनते हैं उसे लैंड कहा जाता है। या ऐसी फील्ड जहाँ, जैसे मान के चलिए कोई फील्ड है, वहाँ क्रिकेट स्टेडियम है, एक टाइप का लैंड है, लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही। जब खेती की जाती है तो वहाँ की मृदा को उपजाऊ एवं उचित सामग्री देकर उसको जो है उसकी फर्टिलिटी लेवल लाया जाता है ताकि उसमें प्लांट ग्रो कर सके, तब उसको हम सोइल कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका लैंड हो जाएगा। ठीक है,
अब लैंड क्या होता है दोस्तों, ये 2 डायमेंशनल एंटिटी होती है। इसमें क्या होता है, आपका जियोग्राफिकल एरिया होता है और इसमें लैंडस्केप्स होते हैं। जियोग्राफिकल एरिया होता है इसमें और क्या होता है, लैंडस्केप होते हैं। वहीं अगर हम मिट्टी की बात करें, सोइल की बात करें, तो सोइल आपकी 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। अब ये सर 3 डायमेंशनल बॉडी क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, किसी फील्ड पर आप जाओगे तो ये कोई फील्ड है, इस फील्ड की जो मिट्टी है उसकी एक लंबाई होगी, ठीक है, एक लंबाई होगी और उसकी एक निश्चित चौड़ाई भी होगी, ठीक है, क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी और उसकी एक निश्चित गहराई भी होगी। गहराई क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब हम खेत में टीलेज ऑपरेशन करते हैं, हम रोटावेटर वगैरह इन सभी को, प्लाऊ वगैरह ये सब चलवाते हैं, उस समय मिट्टी जो आती है बाहर, तो उसकी एक निश्चित लंबाई होती है उस फील्ड में और उसकी एक निश्चित चौड़ाई भी होती है और कितनी गहराई तक वो मिट्टी है। जैसे आपको पता होता है कि मिट्टी में विभिन्न लेयर होती हैं, ऐसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो कितनी लेयर तक हमें मिट्टी प्राप्त हो रही है, बाकी किस लेयर पर हमें आयरन प्राप्त होने लगेगा, किस लेयर पर हमें और भी कंटेंट जो होते हैं मिट्टी में वो प्राप्त होने लगेंगे। तो ये सब लेयर्स में डिवाइडेड होता है, इसलिए इसकी एक गहराई होती है, एक लंबाई होती है और एक इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। इसको मैं पहले मिटा दूं फिर आगे चलते हैं। तो सोइल आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग प्रोसेस। सोइल जो है किससे फॉर्म्ड होती है, वेदरिंग प्रोसेस से होती है। और वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, जो हमारी रॉक होती है, रॉक, रॉक यानी जिन्हें चट्टान कहा जाता है, तो जो हमारी चट्टान होती है दोस्तों, ये सब टूट कर क्या बनाती हैं, मिट्टी बनाती हैं, मिट्टी बनाती हैं। और ये प्रोसेस 1000 साल में कंप्लीट होती है, लगभग 1000 साल में कंप्लीट होती है। कितने साल में कंप्लीट होती है दोस्तों, 1000 साल में, ठीक है। और जो सोइल मिक्सिंग की जो प्रोसेस होती है, मिक्सिंग ऑफ सोइल, मिक्सिंग ऑफ सोइल इसे कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोइल इज नोन एज पेडो पेडो टर्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये मिक्सिंग कब होगी, जब ये रॉक्स टूट जाएंगी। तो ये एक पॉइंट आप जो है नोट कर लेना, आपके मिड के लिए इम्पोर्टेंट है कि मिक्सिंग ऑफ सॉइल क्या कहलाता है, पेडोटर्वेशन। और मूविंग क्या कहलाएगा, अगर कहीं से मूव कर जाए, मूविंग ऑफ 6V ऑक्साइड, इसमें 6V ऑक्साइड्स होती हैं दोस्तों, अगर वे मूविंग करें, 6V ऑक्साइड, तब इसे कहा जाएगा दोस्तों पोडजोलाइजेशन, पोडजोलाइजेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पेडोटर्वेशन और पोडजोलाइजेशन दोनों सेम टर्म है लेकिन इनका डिफरेंशिएशन है। इसमें क्या है, सॉइल मिक्स कर रही है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सॉइल। और यहाँ क्या है, मूविंग ऑफ 6V ऑक्साइड, तो इसको बोलेंगे पोडजोलाइजेशन। तो ये आपको जो है छोटी छोटी बातें याद रखना है। वेदरिंग प्रोसेस से आपका क्या बनता है, मिट्टी बनती है। और इसको ही सबसे पहले हेंस जेनी द्वारा बताया गया, जेनी ने बताया कि मिट्टी में ये सब होता है, क्या होता है। तो उन्होंने ये सॉइल के लिए सिंबल एस दिया, उन्होंने बताया क्लाइमेट, उन्होंने बताया रिलीफ, उन्होंने बताया पेरेंट मटेरियल, उन्होंने बताया ऑर्गेनिक मैटर, उन्होंने बताया टाइम। तो ये क्या चीज़ है सर, हमने तो आपको ऐसे ही बता दी, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि मिट्टी बनने के लिए क्लाइमेट का फेवरेबल होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात एक निश्चित अमाउंट में रेनफॉल हो, ठीक है, निश्चित अमाउंट में आपका क्या होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, टेम्परेचर आपका स्थिर होना चाहिए जितना आपको चाहिए, सुनो। तो ये सब चीज़ें जो है फैक्टर्स हैं, किसके लिए, सोइल बनाने के लिए। अर्थात रेनफॉल के कारण भी सॉइल बनती है, टेम्परेचर के कारण भी सॉइल बनती है और स्नो के कारण भी हमारी सॉइल बनती है। अब ये कैसे कैसे बनती हैं, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर होते जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे बना, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसमें उन्होंने एस से मेंशन किया सॉइल को, ठीक है, और क्लाइमेट से मेंशन किया, सीएल से मेंशन किया क्लाइमेट को, और आर से किया रिलीफ, रिलीफ यानी टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी क्या होता है दोस्तों, तो चट्टानों की, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है आपका क्या, टोपोग्राफी। इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसमें रिलीफ आ जाता है दोस्तों,
पेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? तो पेरेंट मटेरियल रॉक्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये सब हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं पेरेंट मटेरियल दोस्तों? पेरेंट मटेरियल यानी कि वह चीज जिससे सोइल का निर्माण होता है, यानी प्राथमिक चीज जिससे सोइल बनती है, वो आपका पेरेंट मटेरियल हो जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट और एनिमल के जो रेसिड्यूज होते हैं, उनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी को तोड़ने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब कैसे होते हैं तो मैं आपको बताऊं दोस्तों। मान के चलिए ये एक चट्टान है, यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ। ये एक चट्टान है और ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसमें क्या है? सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज है। अगर इस लकड़ी के टुकड़े को मैं यहाँ फंसा दूँ, यहाँ, और अब जो है इस पर पानी गिरेगा, यानी कि वाटर ड्रॉप होगी, तो ये क्या है? ये फूल जाएगा दोस्तों, इसमें इम्बाइवेशन हो जाएगा, इम्बाइवेशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, और फूलने के कारण ये चट्टान को तोड़ देगा। तो जब ये चट्टान तोड़ देगा तो ये एक तरह से ऑर्गेनिज्म वर्क कर गया। इसमें क्या ऑर्गेनिज्म वर्क? क्योंकि इसमें सेल्यूलोज था, हमने इसको वाटर दिया, तो सेल्यूलोज में क्या हुआ? ऑस्मोसिस प्रोसेस हुई। ऑस्मोसिस से क्या हुई? सेल जो है फूल गई। ठीक है। तो इसमें आपका जो है एंडो एग्जोसिस हो, एंडो ऑस्मोसिस हो गया है। ठीक है। ये आई थिंक मैं थोड़ा इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये आपका ये वो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आ जाते हैं टाइम और एज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सॉइल किसी चट्टान से तैयार होने में उसको समय लगता है 1000 साल। 1000 साल लग जाते हैं दोस्तों। तो इतना समय आप सॉइल फॉर्मेशन में लग जाता है। सॉइल फॉर्मेशन कोई आसान चीज़ नहीं है, या यूँ बोले तो कि नॉर्मल तरीके से अगर ऐसे ही हो जाती हो तो नहीं, इसको लग जाते हैं हज़ारों साल। ठीक है दोस्तों। आगे इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन दी हमारे वैज्ञानिक डाकुचेव ने, और डाकुचेव को ही फादर ऑफ सोइल साइंस, फादर ऑफ सोइल साइंस कहा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ सोइल साइंस किन्हें कहा जाता है? डाकुचेव को कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया? सोइल इज अ नेचुरल बॉडी। सोइल क्या है? एक प्राकृतिक नमूना है, नेचुरल बॉडी, कंपोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट। इनऑर्गेनिक में हमारे केमिकल आते हैं, ऑर्गेनिक में हमारे नॉन केमिकल कंपोनेंट आते हैं। ठीक है दोस्तों। हैविंग अ डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन। क्या होता है दोस्तों? इसका डेफिनेट जेनेसिस है, अर्थात कई सारी चीज़ों का हमें उत्पत्ति पता नहीं होता है, लेकिन हमें सोइल का उत्पत्ति पता है, कैसे इसका उत्पत्ति होता है। ठीक है। इसके नेचर के बारे में पता है कि इसमें कौन कौन से नेचर होते हैं, उन सभी के बारे में हमको विस्तृत जानकारी होती है। इसीलिए उन्होंने कहा सोइल इज अ नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट हैविंग अ डेफिनेट जेनेसिस। जेनेसिस यानी उत्पत्ति होती है, जेनेसिस यानी उत्पत्ति, तो हमें इसकी डेफिनेट उत्पत्ति का पता है। ठीक है। डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन, इसे किसने दिया? डाकुचेव ने 1900 में, और डाकुचेव को कहा जाता है फादर ऑफ सोइल साइंस। ठीक है। अब इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे पहला हमने वहाँ देखा था पेडोलॉजी, और दो है, दूसरी है एडेफोलॉजी। तो ये दोनों क्या हैं? इसकी ब्रांचेज हैं। पेडोलॉजी में क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। द साइंस डीलिंग विद द जेनेसिस। जेनेसिस यानी इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति, और सर्वे एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी विभेदन, अर्थात डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में उसको विभेद करना है ना। लॉ ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसका प्रवाह। ठीक है। ठीक है। सोइल एज अ बॉडी इन नेचर। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोइल एज अ नेचुरल बॉडी एंड डज नॉट फोकस प्राइमरली ऑन द सोइल्स इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज। ठीक है। पेडोलॉजी में दोस्तों हम इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो जब भी आपको पेडोलॉजी शब्द दिखे तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? जेनेसिस, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में आपको जहाँ भी मिले, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अब आगे आपको ऐसे ही परेशान करेगी। आपसे पूछा जाएगा कि जेनेसिस, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस से संबंधित है, तो आप
इडेफोलॉजी लगा दोगे, क्योंकि पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों सेम हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको जो है इनके लिए अच्छे से याद कर लेना है कि जब भी जेनेसिस आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, हमको क्या टिक करना है, पेडोलॉजी टिक करना है। ठीक है, और जब भी आपका दूसरा हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। द साइंस दैट डील विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स पर्टिकुलरली प्लांट इंक्लूडिंग मैंस यूज ऑफ लैंड फॉर प्लांट ग्रोथ। जब भी प्लांट ग्रोथ दिखे आपको, ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, इडेफोलॉजी से। इडेफोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन है, और वो लाइन ये है आपकी, इडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। ये लाइन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, एडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये लाइन आपको जहाँ भी दिखे, ये एडेफोलॉजी के लिए, और ये बहुत फेमस लाइन है, लगभग कई सारे एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है। ठीक है, ग्रोथ के बारे में अगर बात होती है तो हम एडेफोलॉजी में करते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में, विभेदन के बारे में और प्रवाह के बारे में यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो, तब जो है हम पेडोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये दोनों टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम जानते हैं सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी क्या होती है दोस्तों, आपने शब्द सुना होगा उर्वरता। उर्वरता क्या होती है, उर्वरता दोस्तों, तो हमारी जो फील्ड में मिट्टी होती है उसे हर साल हम यूरिया डालते हैं, उसमें यूरिया डालते हैं। ठीक है, यूरिया डालते हैं और कई सारे केमिकल्स हम डालते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंटेंट होता है यूरिया में। यूरिया में क्या ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, और ये ऑर्गेनिक कंटेंट मृदा को भुरभुरा बनाता है और उसमें उर्वरता लाता है। फर्टिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि मृदा में ऐसी क्षमताएं लाना जिससे वह प्लांट को आवश्यक न्यूट्रिएंट प्रदान कर सके, उसे कहते हैं उर्वरता यानी सोइल फर्टिलिटी। The quality of the soil that enable it to provide essential chemical element in quantities and proportion for the growth of specific plant। वही मैंने आपसे बोला कि सोइल की यह वह क्वालिटी है जो किसी पौधे को प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, उसको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और ये सब प्रोवाइड करके उसकी जो है उपज को बढ़ाती है, उसे ही सोइल फर्टिलिटी हम कहते हैं। तो इंग्लिश में भी वही लिखा है, द क्वालिटी ऑफ द सोइल दैट एनेबल इट प्रोवाइड एसेंशियल केमिकल्स एलिमेंट इन क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स। ठीक है, इसके बाद अगला जो ब्रांच है वो है आपकी सोइल केमिस्ट्री। सोइल केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, डील विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। डील विद द केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, क्या आपको पता है सोइल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ठीक है, तो सोइल में आपका किन किन कंपोनेंट को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो हमारे केमिकल हैं लगभग 46% जो है कॉन्स्टिट्यूशन उनका होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप नीड। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों कि जो सॉइल केमिस्ट्री होती है उसमें हम सॉइल के केमिकल कंपोनेंट से हम क्या करते हैं, डील करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं, केमिकल के रिएक्शन से होने वाले परिवर्तनों को समझते हैं, और इनका क्रॉप से क्या रिलेशन बनेगा वो हम समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी क्रॉप्स में जिंक की कमी बहुत आती है, ये राइस में देखा गया है। ठीक है, ज़्यादातर तो इसके लिए हम बाहर से देते हैं। तो ये कमी जो है दोस्तों ये मृदा में है। मृदा में कमी होने के कारण ये कहाँ दिख रही है, पौधे में दिख रही है। तो वही डील किस में करेंगे हम, सॉइल केमिस्ट्री में हम इस चीज़ को देखेंगे। आगे हम बात करते हैं सॉइल फिजिक्स, स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन एंड थ्रू द सॉइल। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फिजिकल प्रोसेस होती हैं, फिजिकल क्या होती हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे कि मिट्टी में हमने वाटर डाला यानी इरिगेशन किया। इरिगेशन किया, इरिगेशन करने के बाद हमने भौतिक स्थिति देखी कि हमारा फील्ड जो है अधिक गीला हो गया, अधिक गीला हो गया। तो अब हमें चाहिए कि अच्छे से हम इसे ड्रेन कर पाएँ, तो इसके लिए हमें ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। तो ये हमें कैसे पता, उसकी फिजिकल स्थिति को देखकर हमें ये सब पता चला। तो इसका अध्ययन किस में किया हमने, सॉइल फिजिक्स में अध्ययन किया। ठीक है, फिर आता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, डील विथ माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, इट्स रोल इन वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन द प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन।
आपको पता है 1 टी स्पून में, 1 टी स्पून सॉइल में 1 से 2 मिलियन तक आपके क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जरा सी चम्मच में, तो सोचिए दोस्तों इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसलिए हमने एक अलग ब्रांच बनाई है सोइल के अंदर, वो है सोइल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो हमें नग्न आंखों से ना दिखाई दे, उसे बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल की ऐसी पॉपुलेशन जो माइक्रोस्कोपिक है, जो कि नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती। इट्स रोल इन वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस देखेंगे प्लांट के न्यूट्रिशन में और क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये सब जो है हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में आगे लेक्चर में। इसके अलावा सॉइल जेनेसिस, सॉइल जेनेसिस का मैंने आपको पहले ही बता दिया। सॉइल की उत्पत्ति के बारे में अगर हमको अध्ययन करना हो तो सॉइल जेनेसिस में करेंगे। ठीक है, सॉइल सर्वे, इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करेंगे हम इसकी क्लासिफिकेशन के लिए, मैपिंग के लिए। मैपिंग आपने देखा होगा फील्ड पर कभी कभी किसानों में लड़ाई हो जाती है कि इतनी ज़मीन हमारी है, इतनी हमारी है, तो फिर हम जो है पटवारी को बुलाते हैं और पटवारी जो है आकर निराकरण करता है। वो किसके आधार पर करता है, मैपिंग के आधार पर। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है पहले। Soil technology, it is an applied science and deal with the principle and practice of soil erosion and conservation and management of problem soil wise saline, sodic acid, waterlogged and other degraded soil। आजकल क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो फोटो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, फोटो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारी जो है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आजकल चल रही है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल कर हम जो है वहाँ पर उपस्थित मृदा की स्थिति को जान सकते हैं कि वह सोडिक है, एल्काइन है, एल्कलाइन है या सेलाइन है, किस प्रकार की मृदा जो है फील्ड में है। ये सब जो है किससे होता है, फोटो सेंसर। इसी को हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स भी बोला जाता है। और इसको आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो अब जो है आप इसको पढ़ोगे आगे, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। ये सब चीज़ें हमें क्या हेल्प कर रही हैं, तो दोस्तों इससे हमें जो है घर बैठे हुए पता चल जाता है कि इस फील्ड में जो है किस न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन सा पेस्ट सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है और मिट्टी की स्थिति क्या है। ये सब सॉइल टेक्नोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, डील विद दी प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट द फिजिकल लॉसेस बाय इरोजन एंड अगेंस्ट केमिकल डिटोरिएशन। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है दोस्तों संरक्षण। संरक्षण, संरक्षण से अब क्या आशय हो सकता है, तो आप समझ गए किसी भी चीज़ का बचाव। तो फिजिकल लॉसेस, फिजिकल लॉसेस जैसे कि इरोजन होता है हमारा, मिट्टी का क्षरण, मिट्टी का क्षरण ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मिट्टी में, मिट्टी का क्षरण। और केमिकल के द्वारा जो डेटोरिएशन हो रहा है, जो उससे खराब हो रही है मृदा, उसके बारे में हम किस में अध्ययन करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन। ये हमारी एक अलग ब्रांच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ और करना चाहिए। वो क्या है कि आपको एक पेन, एक कॉपी लेकर जो है बैठना चाहिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो, इम्पोर्टेंट चीज़ें हो, उनको आप जो है लिख लिया करें। इससे क्या होता है दोस्तों, ये आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, जैसे मिड टर्म के लिए, थ्योरी के लिए। बाकी ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तो आपको क्या होगा, ये पीपीटी मिल जाएगा। पीपीटी से आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, पूरा अर्थ है। हमारा क्या है, अर्थ, या जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा गोला। ये आपका अर्थ है, यानी कि पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में किन किन कौन कौन से भाग होते हैं, तो जो हमारा मेन पोर्शन है जिसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं सोइल साइंस, वो हमारे क्रस्ट में होगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्रस्ट के नीचे वाले उस पोर्शन को कहा जाता है मेंटल। ठीक है, और फिर मेंटल के नीचे वाले भाग को कहा जाएगा आउटर कोर। और ये आपका सबसे नीचे जो रहने वाला है, ये आपका इनर कोर है। और इनर कोर के कारण ही आपकी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ये सब जो है
ये धधकती हुई ज्वालामुखी किस में होती हैं, इनर कोर में होती हैं, और ये ही जगह बनाती हैं आपकी आउटर कोर में, और फिर जो है मेंटल में जाकर ये क्या करती हैं, प्रवाहित करती हैं अंदर से ज्वाला को। जो धधकती हुई मेंटल्स होते हैं उनको क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो अंदर जो है पिघल जाते हैं अत्यधिक ज्वाला के कारण, अत्यधिक ऊष्मा के कारण। उससे क्या होगा, ये बाहर आते हैं फिर। ठीक है, तो हमारा मेन पोर्शन है क्रस्ट, जो कि सबसे बाहरी लेयर है। क्या होता है क्रस्ट, उसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट में, और देख लीजिए। इसमें भी आपके जो है मेंटल दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। ठीक है, फिर कोर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक आउटर कोर होता है और एक इनर कोर होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। फिर इसमें जो लिथोस्फीयर होता है, जो सबसे बाहरी परत हमने जिसको क्रस्ट पढ़ा था, उसको एक भाषा में लिथोस्फीयर कहा जाता है, और इसके जस्ट नीचे होता है एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, जिसमें हमारे मैदानी भाग, प्लेट्यू, ठीक है, और आपका जितने भी ये पोलर रीजन्स हैं, ये सब जो इसमें आते हैं, किस में आते हैं, आपकी लिथोस्फीयर में आते हैं, और एस्थेनोस्फीयर इसमें कुछ कुछ भाग आते हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर दोस्तों, एटमॉस्फेयर एक ऐसा भाग है जिसमें आपके वे सारे चीज़ों की कंटेंट्स होती हैं जो जिससे हम जीवित हैं। ठीक है, अब क्या है वो चीज़ें, देखिए। द एटमॉस्फेयर फॉर्म्स एन एनवेलप 322 किलोमीटर ओवर द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से 322 किलोमीटर ओवर तक है। दिस एनवेलप of air that cover both lithosphere and hydrosphere is called atmosphere। तो जो लिथोस्फीयर को भी कवर करे, लिथोस्फीयर को भी कवर करे और हाइड्रोस्फीयर को भी कवर करे, दोनों को मिलाकर बोला जाएगा हमारा क्या, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ठीक है, दोनों को मिलाकर। अब इसमें क्या होता है, विच एक्ट एज अ न्यूक्ली फॉर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म अ क्लाउड और फॉग। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है दोस्तों, ये एक न्यूक्ली यानी केंद्र की तरह काम करता है। केंद्र की तरह काम करता है, किसके लिए काम करता है, तो ये वाटर वेपर को कंडेंस कर क्लाउड और फॉग में एकत्रित कर लेता है। जो हमारा वाटर है, ज़मीन से वाटर ऊपर जाता है, ज़मीन से वाटर ऊपर गया, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। इसमें कंडेंसेशन होने के बाद ये वाटर वेपर हमारे क्लाउड में छुप जाते हैं। क्लाउड में छुप जाने के बाद इनको एक आवश्यक एनर्जी मिलने पर जो बादल हमारे फटते हैं, जो बादल हमारे बरसते हैं, वो किस प्रकार बरसते हैं, तो आज आप उस चीज़ को समझ लो। मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। क्या है कि डेफिनेशन की तरह नहीं, अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा समुद्र पोर्शन है। यहाँ से वाटर जो है इवेपोरेट करके कहाँ जाता है, आकाश में जाता है, और आकाश में जाने के बाद यहाँ क्या होता है दोस्तों, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद क्या है, वाटर वेपर आपका क्लाउड में एकत्रित हो जाता है। क्लाउड होता है आपका बादल, क्लाउड में एकत्रित हो जाता है। अब क्लाउड में जो है एकत्रित होने के कारण जब ये कंडेंस होता है, कंडेंस होने के कारण इसमें कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है कि ये जो है बिजली उत्पन्न होने लगता है इसमें। तो ये क्लाउड जो है फिर बरसने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये किसी निश्चित जगह पर ही क्यों बरसते हैं, उसका कारण है इनके लिए एक टेम्परेचर सेट होता है। भगवान ने इनके लिए एक टेम्परेचर बनाया है, उसी टेम्परेचर पर ये बरसेंगे। तो वो टेम्परेचर जब इनको मिल जाएगा तो ये जो है बरस जाएंगे उस स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका क्या होता है, इसका कंडेंसेशन होने के बाद ये क्लाउड में एकत्रित हो जाते हैं और निश्चित टेम्परेचर मिलने पर ये बरस जाएंगे। तो ये केंद्रक वाले भाग में होता है, कहाँ, एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, ये सब। अब एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन होता है 78.054, ये आपका नाइट्रोजन होगा, और ऑक्सीजन होगा आपका 20.946%, और CO2 होगा आपका 0.033%, और आर्गन होगा आपका 0.934%। ये चीज़ आपको दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके मिड में ज़रूर ही पूछी जाएगी। इसको आप जो है IMP कर लें, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसकी तरह हम सोइल में भी डिस्कस करेंगे, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको 100% आएगा मिड टर्म में, तो इसको आप याद कर लेना। नाइट्रोजन 78.054%, और ऑक्सीजन आपका 20.946%,
CO2 आपका 0.033% और आर्गन आपका 0.934%, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है दोस्तों, तो ये कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का लगभग 75% हिस्सा अपना क्या करता है, हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में आपका जो है वाटर होता है, जितना भी वाटर कंटेंट है आपका दोस्तों, वो सब हाइड्रोस्फीयर में होता है। तो लगभग पृथ्वी पर आपको पता है 70 से 71% जो भूभाग है उसमें क्या है, केवल और केवल पानी है। बाकी शेष स्थान में जंगल और क्या है, हम लोग जहाँ निवास करते हैं। तो ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द हाइड्रोस्फीयर इज 10 किलोमीटर डीप एंड ऑक्यूपाई द 70% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 70% हिस्सा ये बना रखा है। लिथोस्फीयर जो मैंने आपको उधर बताया था, अब उसे हम पढ़ेंगे। इट इज़ द सॉलिड स्फीयर। ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और बाकी ये जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है ये आपका लिक्विड है। और ये आपका गैसियस बोलेंगे या इसे एयर बोल सकते हैं, गैसियस, ठीक है। एटमॉस्फेयर गैसियस हो गया और हाइड्रोस्फीयर लिक्विड हो गया। लिथोस्फीयर कैसा, सॉलिड स्फीयर है। इट कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट, ओशियन बेसिन, प्लेन्स, प्लेट्यू एंड माउंटेन्स, वैली, सैंड ड्यून्स और लावास एंड फॉल्ट स्क्रैप्स। ये सब किस में देखे जाते हैं, ये आपके लिथोस्फीयर में देखे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सॉलिड है। इसमें आपके प्लेट्यू देखे जाएंगे, माउंटेन्स देखे जाएंगे, वैली नदियाँ देखी जाएंगी, सैंड ड्यून्स देखे जाएंगे और लावा, जो कि मैंने आपको बताया ज्वालामुखी। द इंटीरियर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ रॉक एंड मिनरल। जो अर्थ का इंटीरियर है वो किससे मिलकर बना है, रॉक एंड मिनरल से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रॉक और मिनरल के टूटने पर ही क्या बनेगा, हमारा सोइल बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रॉक और मिनरल से ही तो इसका इंटीरियर बना हुआ है। इट इज़ कवर्ड बाय द गैसियस एंड वाटरी एनवलप। ये किससे बना हुआ था, गैसियस एंड वाटरी एनवलप से मिलकर बना होता है। और ये इट अमाउंट टू 93.06% ऑफ अर्थ मास। तो अर्थ का जो टोटल मास है, अर्थ का जो टोटल द्रव्यमान है, अर्थ का टोटल द्रव्यमान का कितना, 93.06% केवल क्या है, लिथोस्फीयर है दोस्तों। और ये पूछा जाएगा आपसे, तो इसको जो है मार्क कर लें। इसके बाद आगे चलते हैं। अब अर्थ के इंटीरियर में होता क्या क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ। अर्थ का जो इंटीरियर है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये मैंने आपको पहले चित्र में भी बताए थे। ये आपका क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है और ये आपके दोनों क्या हैं, कोर हैं। क्या होते हैं क्रस्ट, तो इट इज़ 5 to 56 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको ये 5 से 36 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका आंसर सही होगा और ये भी सही होगा। क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस अर्थात इसकी मोटाई कितनी है, 5 से 36 किलोमीटर थिकनेस। कंसिस्ट ऑफ रॉक विद डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी 2.6 to 3। द सॉइल साइंटिस्ट आर इंटरेस्टेड इन इट स्पेशली in its skin. It varies from 5 to 11 km in ocean and 35 to 56 km in the continents। तो ये आपके दोनों में हो सकता है, 5 से 11 किलोमीटर ओशियन में और 35 to 56 किलोमीटर इन कंटिनेंट्स में हो सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें मेंटल क्या है, तो इट हैव 2900 किलोमीटर थिकनेस। इसकी थिकनेस कितनी है मेंटल की, मेंटल की थिकनेस है 2900 किलोमीटर। वहीं क्रस्ट की थिकनेस कितनी थी, 11 से आपका 5 से 56 किलोमीटर मान लीजिए, 5 से 56 किलोमीटर, ठीक है, इतनी थिकनेस है। कंप्राइजेज मिक्स्ड मेटल्स एंड सिलिकेट। ये क्या है, मेटल्स यानी कि जो हमारे लोहे और अन्य कुछ पदार्थ होते हैं और सिलिकेट से मिलकर बना होता है। ये अल्ट्रा बेसिक रॉक विद डेंसिटी 3 से 4.5 इसकी डेंसिटी होगी। और इसकी डेंसिटी आपकी क्या थी, 2.6 to 3 थी। इसकी 2.6 to 3 और इसकी 3 to 4 मान लीजिए, ठीक है। फिर आता है आपका कोर। कोर क्या होता है दोस्तों, द इनर मोस्ट पोर्सन। इनर मोस्ट यानी सबसे आंतरिक भाग, इनर मोस्ट पोर्सन ऑफ द अर्थ। इट इज़ 3500 किलोमीटर थिकनेस। इसकी 3500 किलोमीटर की थिकनेस होती है, अर्थात इतनी मोटाई इसमें होती है। और इसमें जो है डेंसिटी आपकी 3 से 12 तक आपकी इसकी डेंसिटी होगी, अर्थात इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनर कोर की।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं कि अर्थ का जो कंपोजिशन है किन किन से मिलकर बना हुआ है, उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ देखेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। फिर आगे जो है हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो हमारा अर्थ है उसमें आपके दो भागों से मिलकर वो जो है बना होता है, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक। इसमें होते हैं कुछ अदर पार्ट भी होते हैं। तो सोइल में कौन कौन सी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? नॉन मेटेलिक में अगर बात करें तो ऑक्सीजन आपका 46.60% है, सिलिकॉन आपका 27.72% है, कार्बन आपका 0.12% है, हाइड्रोजन आपका 0.17% है, फास्फोरस आपका 0.09% है और सल्फर आपका 0.07% है, क्लोरीन आपका 0.01% और फ्लोरीन आपका इतना है। तो ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक हैं, अर्थात इनमें मेटेलिक भाग नहीं होता है। ऑक्सीजन में कभी मेटेलिक भाग होता है क्या? नहीं होता। सिलिकॉन में नहीं, कार्बन में नहीं। तो इस प्रकार आपके ये नॉन मेटेलिक हैं, ये कैटेगरी है उनकी, और ये मेटेलिक है। मेटेलिक में सबसे ज़्यादा आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। यही पूछा भी जाता है आपसे कि मेटेलिक में कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है आपका एल्यूमिनियम। कितना? 8.13। फिर उसके बाद आयरन 5, और फिर आपका कैल्शियम, फिर आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, बेरियम। ये सब जो है आपको याद करना है। क्या करना है दोस्तों? याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपके केवल थ्योरी और मिड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आपको ये काम आने वाला है। तो अगर कॉम्पिटिटिव के लिए अभी से तैयार होना है तो इसको जो है आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ, नोट्स, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।